ना तकलीफ ना संघर्ष, तो खाक मजा है जीने में। दम थम जाते हैं बड़े बड़े तूफान, जब आग लगी हो सीने में। स्वागत है आपका टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम हिंदी के वर्णमाला से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि टेट में 30 नंबर का तो हिंदी है, जिसमें से ये जो पोर्शन जो है वो हम पूरी की तरह कोशिश करेंगे कि आप पूरे 30 में 30 नंबर लाएं आप, है ना। 30 में 30 आपको लाना ही है, ताकि आपको जनरल वाले 90 से ऊपर और ओबीसी वाले 75 से ऊपर आराम से क्रॉस कर सकें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहला प्रश्न क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पहले ही लाइन हर किसी में बुक में मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिख रहे हैं पहला आंसर खुद करें, उसी के बाद फिर आप इसमें आंसर देखें। ठीक है, चलिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। क्या है आपका? वर्ण। जिस तरह आप लोग को पता ही होगा कि भाषा कैसे बनती है, कौन से भाषा जो है वो, आप एक चीज़ ध्यान रखें कि भाष जो हिंदी का धातु है जिसका अर्थ है बोलना, उससे भाषा बनी हुई है, भाषा शब्द बनी हुई है। ठीक है, अभी क्या है, वर्ण। वर्ण वे होते हैं जो इस प्रकार, जो ध्वनि है, ध्वनि को जो सांकेतिक रूप दे दिया जाता है तो क्या कहलाता है आपका? वर्ण। क्या कहलाता है? वर्ण। ध्वनि को सांकेतिक रूप दे दिया जाता है तो क्या कहलाता है? वर्ण। याद रखिएगा, ध्वनि लिखा हो या वर्ण लिखा हो, आपको वही चीज़ समझना है। क्या लिखा हो? ध्वनि लिखा हो या वर्ण लिखा हो, आपको वर्ण और ध्वनि का मतलब सेम ही निकालना है। ठीक है, तो वर्ण, वर्ण से वर्ण क्या होते हैं? जैसे कि अगर मैं लिखूं वर्ण, है ना, तो फिर ये जैसे व लिख रहा हूं मैं, व, है ना, इसके बाद हलंत लगा हुआ है तो ये क्या होगा आपका? वर्ण। अक्षर में क्या हो जाएगा? व। ये क्या होगा? व प्लस अ, ये होगा आपका व। तो ये कहलाएगा आपका अक्षर। अक्षर के सार्थक क्रम से बनता है शब्द, और शब्दों के सार्थक क्रम से बनता है वाक्य, है ना। तो आपको जमाने भी आ सकता है कि सबसे छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई के बड़ा के बीच जमाइए ऐसा करके। तो पहले आएगा वर्ण, फिर आएगा अक्षर, फिर आएगा शब्द, और उसके बाद फिर आएगा आपका वाक्य। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वर्ण। वह वर्ण, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह वर्ण कौन से हैं जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है? ये बीच ऐसा हो जाएगा कि बीच होता है ना। तो फिर ये हो जाएगा आपका ऊष्म, अनुस्वार, अंतस्थ और आयोगा, है ना। तो इसमें हो जाएगा आपका अंतस्थ सही आंसर होगा। ठीक है, अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ठीक है, क्या होता है आपका अंतस्थ? य, र, ल, व। ठीक। अब जो अंतस्थ में य और व होता है, इसको क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। ठीक है, तो अर्ध स्वर, स्वर और व्यंजन के बीच के शब्द को क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। और अर्ध स्वर किस में आता है? अंतस्थ में। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? अंतस्थ। ठीक है, चलिए। आयोग वह वर्णों का चयन कीजिए। आयोग वह वर्ण, देखिए अब जो वर्ण है वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हो जाएगा आपका स्वर, है ना, दूसरा होता है आयोगवाह, ठीक है, और तीसरा है आपका व्यंजन। ठीक है, तीसरा आपका व्यंजन। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? आयोगवाह। आयोगवाह क्या अ और आ आयोगवाह है? नहीं। अ ई नहीं, ज व नहीं, अम और आह आपका आयोगवाह है, तो इसमें ये आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग चलिए देखते हैं एक छोटा सा पोर्शन जो क्लास में हमने पढ़ा हुआ था, है ना। तो उसका छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको आगे आने वाले प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी हो, है ना। जैसे कि हम लोग हिंदी हिंदी के वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि को जब सांकेतिक रूप दे दिया जाए तो क्या कहलाता है? वर्ण। हिंदी में कितने वर्ण है? तो फिर कितने हैं? 52 वर्ण है। अगर 13 और 39 के बीच में हम लोग बांटेंगे उसको, तो फिर 11 के यहाँ उसके स्वर हैं, 2 आयोग वहाँ हैं, 33 है आपका व्यंजन, 2 है उच्चिप्त व्यंजन ड और ढ, और 4 है आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है, उसी प्रकार स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? तो फिर 25। ठीक है, और अंतःस्वर हो गए आपके 4, और उष्मी संघर्षी हो गए आपके 4। तो फिर 25 4 29 29 4 33 33 हो गए। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आता है कि हिंदी में कितनी मात्राएं? तो हिंदी में कितनी मात्राएं? आपको 10 मात्राएं। क्या अ का मात्रा होगा? क्या नहीं, यहाँ से मात्रा शुरू होगी, यहाँ तक की खत्म। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए टोटल? 10। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है ना। जो च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है, तो इसमें है छोटा सा कॉन्सेप्ट, आप देख लीजिए, जो कि हम लोग क्लास में डिस्कस भी किए हुए थे कि इसका आंसर आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं क, च, ट, त और प। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? च वर्ग जो है
च वर्ग को किससे बोला जाता है आपका? तालु से। ठीक है, अब ऐसा जब आपको याद हो जाएगा तो आप ये देखिए, क को कहाँ से बोलते हैं हमको? कंठ, तो के लिख देता हूँ। ठीक है, च को कहाँ से बोलते हैं? तालु से, तो फिर टी लिख दिया। ठीक, ट से कहाँ से बोलते हैं? तो फिर मूर्धा से बोलते हैं, तो फिर इसको मैं एम लिख रहा हूँ। ठीक है, त को कहाँ से बोलते हैं? दंत, तो फिर मैं इसको डी, है ना। और प को कहाँ से लिखते हैं आपका? ओष्ठ, तो फिर ओ। तो के टी एम 2 164 टिक बन गया। क्लास में भी हम लोग देखे थे। ठीक है, और यहाँ पर भी जिन लोग नए जुड़े हुए हैं उनसे मैं खातिब हूँ, तो फिर उनके लिए मैं के टी एम 2 करके कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर चा वर्ग के लिए आपका तालु हो जाएगा। ठीक, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? सर तो दीर्घ स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है? आ, ई, री, उ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर कहाँ होते हैं? देखो, स्वर जो होते हैं वो मूलतः अगर आप देखा जाए तो फिर ये जो आपका आधार है, जो स्वर को प्रकार के आधार का, वो है आपका मात्रा के उच्चारण के आधार पर। ठीक है, यदि एक मात्रा बोल रहे हैं उसमें लगा समय, दो मात्रा बोलने में लगा समय को दीर्घ स्वर कहते हैं, है ना। और एक मात्रा लगे को उसको बोलते हैं लघु। और जब दो मात्रा बोलने से अधिक का समय लगता है तो फिर वो क्या कहलाता है आपका? लुप्त, है ना, लुप्त स्वर। इससे नहीं क्या क्या होता है, अगर हम लोग देखें तो आपका जो एक मात्रा वाला है तो उसको क्या होते हैं? लघु। तो लघु में अ ई री, इसके अ ई री आ जाता है। दुर्घ में आ जाता है आपका आ, है ना, आ ई ए, ये सब। ठीक है, अब लुप्त वाले में क्या होता है? जब ये ऐसा गुरु लग जाता है तो लुप्त वाला हो जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे, कोई लिखता है आ, है ना, और एक आ जाता है आ बड़ा, है कि नहीं? तो इसमें ठीक है। चलिए, मुख के खुलने के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? मुख के खुलने के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो मुख के खुलने के आधार पर स्वर के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। सर वो कैसे? तो हम लोग देखते हैं, है ना, ये क्या है आपका? ओपन। ये क्या है आपका? विवृत्त बोला जाता है। क्या होता है? विवृत्त। ठीक है, और एक होता है आपका अर्धविवृत्त। स्टॉप करते हैं भाई, स्टॉप करना स्टॉप। तो मुख के खुलने के आधार पर कितने? 4 प्रकार, है ना। विवृत्त यानी कि होता है ओपन। क्या होता है आपका? ओपन। ठीक, अर्धविवृत्त यानी होता है हाफ ओपन। ठीक है, और संवृत्त और अर्ध संवृत्त। ठीक है, तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विसर्ग के प्रमुख विसर्ग को मुख के किस स्थान से उच्चारित किया जाता है ना। तो विसर्ग को मुख के कंठ से उच्चारित किया जाता है। अगर हम लोग देखें कि कंठ से और कौन कौन से उच्चारित किया जाता है, एक तो है क और अ, उसके फिर है आ, और विसर्ग यानी कि आहा वाला शब्द, ऐसा वाला, है ना। तो ये हो गया आपका विसर्ग। ठीक है, ह मुख के किस स्थान से उच्चारित किया जाता है? तो ह मुख के स्थान अली से उच्चारित किया जाता है। जैसे ये आपका कंठ है, मान लीजिए ये आपका गला हो गया, गले के ऊपर जो छोटा सा एक छेद रहता है जहाँ से हवा आती है, वहीं से हम लोग का ह उच्चारित होता है। तो ये समझ लीजिए उसी को ही अली बोल कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ठीक है, अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं भाई? अल्प प्राण से आपका क्या तात्पर्य है? तो अल्प प्राण है जब आपकी प्राण वायु कम मात्रा में निकले तो फिर उसे क्या कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनको बोलने से प्राण वायु कम निकलती है उसे क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। और ऐसे वर्ण जिनको कहने से प्राण वायु ज़्यादा निकलती है उसे बोलते हैं महाप्राण। ठीक है, तो आपको एक छोटा सा याद करना है। जैसे हम लोग लिखते हैं क, ख, ग, घ और अंग, है ना। इसको मान लीजिए 1 2 3 4 5, ऐसे ही आपका सब रहेगा। च च ज ज ञ, है ना, ट ट ड ढ ध ध ध न प प प म, ये सब रहेंगे। ठीक है, तो इसमें से पहला जो रहता है वो रहता है अल्प, फिर रहता है महा, ये क्या रहेगा आपका? महा, फिर रहता है आपका अल्प, फिर आपका होता है महाप्राण, फिर होता है अल्प प्राण। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं अल्प महा, अल्प महा, अल्प। ठीक है, इस प्रकार आपका याद कर लीजिएगा। ठीक, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा आपका अल्प प्राण? एक तो क और ग, तो फिर आपका ऑप्शन नंबर बी। ऐसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जितना भी हम लोग पेपर देखे हैं अभी तक। ठीक है, इसमें से बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा। इतना प्रैक्टिस कर ले तो आप इतना कि बना लेंगे पूरा। संयुक्त स्वर का चयन कीजिए। ठीक है, तो स्वर को अगर हम लोग देखें तो मूलतः 2 प्रकार के होंगे आपके। एक तो होगा मूल स्वर, है ना, और दूसरा आपका संयुक्त स्वर। मूल स्वर की संख्या कितनी है सर? तो 4 है, और संयुक्त स्वर की कितनी संख्या है? तो 4। ठीक, मूल स्वर कौन कौन से हैं? तो मैं आपको क्लास में बताया भी था। मूल स्वर याद करने का ट्रिक यूरिया, है ना, यूरिया बताया था ना।
तो ये यू से क्या हो जाएगा आपका ऊ, आर से हो जाएगा आपका री, ई से हो जाएगा ई, और ए से हो जाएगा आ। बस ये है कि आपके मूल स्वर, बाकी जो बच गए आपका ए, ऐ, है ना, और और ओ, और औ। ये क्या है, संयुक्त स्वर। इसमें ये भी पूछा जाता है कि ए किससे मिलकर बना है, औ किससे मिलकर बना है, ठीक है। तो हम देखिए ए, तो फिर ये बना आपका अ और ई से मिलकर, ठीक है। और ओ किससे बना है आपका अ और ऊ से मिलकर, क्या बना है आपका संयुक्त स्वर, ठीक है। तो इसमें संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, अ और औ, ठीक। चलिए, श स स ह कौन से व्यंजन से मिलकर कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें स श स ह उसमें संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ठीक। श स स ह उसमें संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, श स स को बोलने से आपके मुंह से उष्मा निकलेगी और इसको बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। संघर्षी स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, आप बता सकते हैं। तो ये च वर्ग को संघर्षी स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन से वर्ग को, च वर्ग को संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। सघोष वर्णों का चयन कीजिए, सघोष वर्णों का चयन कीजिए। तो इसमें सघोष वर्ण कौन कौन से होंगे, ख च प ह, ठीक। ऐसे वर्ण जिनको बोलने से कंपन उत्पन्न होता है तो उसे क्या बोलते हैं, आपका सघोष वर्ण, है ना। और जिनमें कंपन उत्पन्न नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं, अघोष वर्ण, ठीक है। अब उसी तरह इसमें भी हम लोग जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, ऐसे सभी वर्गों को लिखेंगे तो उसमें से हम पाएंगे कि ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 है ना। तो जो पहला और दूसरा ये होता है आपका अघोष, क्या होता है आपका अघोष। बाकी जो बच गए 3 4 और 5 ये क्या कहलाते हैं, आपके सघोष वर्ण होते हैं। 3 4 और 5 वाले क्या होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपका आएगा ह एक सघोष वर्ण है, ठीक है। चलिए, व्यंजन स का उच्चारण, ये है षटकोण का स, ठीक है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धन्य से होता है। मूर्धन्य से किस किस का उच्चारण होता है, तो आप याद रखिएगा, एक तो री, फिर आता है आपका ट वर्ग, फिर उसके बाद फिर आता है स, ये वाला, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका रीट श, है ना। सर अगर हम लोग देखें, अगर हम अच्छे से देखें तो फिर ये हो गया श, ये स, और ये हो गया एक और स, ठीक। इसको जो बोला जाता है ये तालु से, कहाँ से, तालु से, ठीक है। इसको बोला जाता है दंत, है ना। और इसको कहाँ से, मूर्धन्य से, ठीक है। तो इन तीनों में अंतर यही है, ठीक। वर्ण श किन वर्णों से मिलकर बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से देखना होगा। क और श मिलकर छ बनते हैं क्या, नहीं, ठीक। क और शक्कर का श मिलकर नहीं, क और शक्कर का स हलंत वाला मिलकर नहीं। याद रखिएगा, क हलंत वाला और श पूरा ये मिलकर बनाते हैं आपका श, क्षत्रिय वाला श, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। निम्नलिखित वर्णों में नासिक के वर्णों का समूह है। नासिक के वर्ण किसे कहते हैं, जिन्हें नाक के से बोला जाता है, जिसमें नाक से हवा निकलती है, उसमें क्या होते हैं, नासिक के वर्ण बोले जाते हैं, ठीक है। ये मूलतः क्या होते हैं, पंचमाक्षर होते हैं। जितने भी हम लोग स्पर्शी व्यंजन देखे हैं उसमें जो अंतिम आया है, अंगा, म, ण, न और म, ठीक है, ये सब जो है आपके नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। इसमें से उनका समूह कौन सा, तो ये वाला समूह है भाई। ह तो नहीं है नासिक के व्यंजन, है ना, और ज भी नहीं है, और अंगा भी नहीं है, अंगा है, र नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ए। हिंदी शब्द में कुल कितनी मात्राएं हैं, तो हिंदी शब्द में कुल 10 मात्राएं हैं। 11 क्या है, 11 है आपके स्वर, ठीक है। 33 है आपका व्यंजन, और 52 क्या है आपका वर्णों की संख्या, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 का 10, ठीक। निम्नलिखित शब्दों को हिंदी शब्दकोश के अनुसार जमाइए। देखिए, इसमें तो आप आसानी से जमा सकते हैं। ये होगा आपका श समूह का हो जाएगा, है ना, ये व समूह का हो जाएगा, और ये म समूह का हो जाएगा। दिक्कत है इसमें, क्यों, क्योंकि ये बना रहता है आधा ज और अंगा से मिलकर य बनता है। इसीलिए जब हम लोग इसको जमाएंगे तो ज कौन से नंबर में है, ज इसमें से सबसे स्पर्शी व्यंजन है तो सबसे पहले में आ जाएगा, तो 3, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका म का नंबर, ठीक है, ये भी एक स्पर्शी व्यंजन है लेकिन ज के बाद आता है। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका श का नंबर, उसमें भी संघर्षी व्यंजन। उसके बाद फिर आ जाए अंतस्थ, य र लव वाला, वो कौन सा आपका पहला है ना, 2,
तो ये इस तरह हो जाएगा, है ना। तो 1 4 1 2, ठीक है। 3 4 1 2, ठीक। तो फिर 3 4 2 1, 3 4 2 1 इसका आंसर होगा, ठीक। निम्नलिखित में इकारांत शब्द, भाई जिसका अंत, ऐसा शब्द जिसका अंत इस छोटी ई से हो रहा है वो क्या हो जाएगा आपका इकारांत शब्द। तो फिर क्या आपका ध्वनि, ठीक है। निम्नलिखित में से नवीन वर्णों कौन से हैं? नवीन वर्ण अभियान होते हैं जो नुक्ता वाले वर्ड होते हैं, नुक्ता वाले वर्ण, है ना। तो उन्हें क्या कहा जाता है? नवीन वर्ण कहा जाता है। तो उसमें क आ जाएगा आपका नुक्ता, ग नुक्ता, ख नुक्ता, ज नुक्ता और फ, है। तो ये जो 5 है इन्हें नवीन वर्ण कहा जाता है। मुख्यतः ये अरबी और फारसी शब्दों से लिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, ठीक। लुंठित व्यंजन है, तो इसमें से लुंठित व्यंजन इसे कहते हैं, र को कहते हैं, ठीक। और ल को कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। और य और व को क्या कहते हैं ये आप कमेंट में बताइए, ठीक है। इसे बोलते हैं, ल को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन, ठीक। ल य और व को क्या कहते हैं आप बताएंगे कमेंट में, ठीक। र के कितने प्रकार, एक पेपर में क्वेश्चन रहता है र के कितने प्रकार है? तो र के टोटल 4 प्रकार है। सर कौन कौन से? तो एक है आपका र सिंपल वन, दूसरा है ये रेफ वाला र, तीसरा जब हम लोग प्रश्न लिखते हैं तो ये एक ऐसा लगाते हैं ना, ये वाला र, और एक जब हम लोग ट्रक लिखते हैं या ड्रम लिखते हैं तो ये वाला जो 2 डंडी वाला रहता है। तो ये हो गया आपके 4 प्रकार के र, ठीक। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूल स्वरों की संख्या है 4। कितनी है? 4। और मान लो पर सिर्फ स्वर बोलते तो फिर कितनी आता है उसका आंसर? 11। तो बी आपका आंसर है। मैं पहले बता चुका हूँ कौन कौन से मूल स्वर होते हैं, ठीक है। री का उच्चारण स्थान है, री का उच्चारण स्थान कौन सा है? मैं बता चुका हूँ पहले ही क्वेश्चन में, री का उच्चारण स्थान है आपका मूर्धा, ठीक है। चलिए, ए वर्ण का उच्चारण स्थान है। अब ए, यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। ए जो है भाई हमको पता है ए कौन कौन से अक्षर वर्ण से मिलकर बना है। एक तो अ और दूसरा है आपका ई, ठीक है ना। एक अ और ई, ठीक। तो अ जो है ये बना है आपका कंठ से बोला जाता है इसको, ठीक है। और ई को किससे बोला जाता है? तालु से। तो इसका क्या आंसर होगा? कंठ तालव्य होगा इसका आंसर, ठीक है। कंठ तालव्य इसका आंसर होगा, ठीक। चलिए, इसमें भी निम्नलिखित में से किसे अर्ध स्वर कहा जाता है? तो य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर होगा बी। ड और ड को क्या कहा जाता है? जब यहाँ पर बिंदु लगे रहे, याद रखना बिंदु लगे रहे, तो इसे उच्छिष्ट व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्छिष्ट व्यंजन कहा जाता है। इसे ही द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। उच्छिष्ट व्यंजन को ही अगर पूछ दे कि द्विगुण व्यंजन कौन सा है तो फिर ये भी आएगा, ठीक है। चलिए, वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो वह वर्ण एक केवल एकमात्र ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ है। क्या है? दंतोष्ठ। इसमें दंत और ओष्ठ दोनों को एक साथ काम करना पड़ता है, तो दंतोष्ठ, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार यह श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है 25 क्वेश्चनों की। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। और क्लास में आइए, है यहाँ दगनिया में, ठीक है। और जो भी अपने डाउट्स हैं उनको क्लियर कीजिए। हम आपके टेट में को क्वालिफाई करने में पूरी तरह मदद करेंगे, ठीक। चलिए, नमस्ते।